नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ प्रिया भट्ट। सीजीआई का एक बयान और पूरे देश में घमासान। शायद ये सीजीआई ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका एक कमेंट युवाओं पर इतना हर्ट करेगा। जंतर मंतर से लेकर सरकार के खेमे तक तूफान आ जाएगा, लेकिन ये हो गया। सीजेपी का धरना हुआ, प्रधान चले गए। अब सवाल ये है कि सीजीआई का ये पूरा मामला जो था, जहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या ये पूरा मामला खत्म हो गया है? इसी को और बारीकी से समझने के लिए सर हमारे साथ हैं। सर, ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा, यहाँ तक स्थितियां खराब हुई। अब क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वहीं तक सीमित रह जाएगा या फिर पिक्चर अभी बाकी है इसकी? नहीं, मुझे लगता है कि एक ट्रेंड बदला है। विरोध का एक तौर तरीका देश में बदला है इस घटना से। और एक महीना 40 दिन मानकर चलिए कि भीतर एक बड़ा परिणाम हासिल हो गया कि एक बड़े ताकतवर केंद्रीय मंत्री का त्यागपत्र हो गया। तो इससे अब बाकी लोगों में भी ये कौतूहल रहेगा कि हम भी अगर ऐसा कर ले तो। जब ये धरना आरंभ हो रहा था तब मैंने कहा था कि इसके दो परिणाम हो सकते हैं। एक तो जो जेन्युइनली एग्रीव लोग हैं, दुखी लोग हैं, वंचित लोग हैं, वो सोचेंगे कि हम भी एक धरना ऐसा करें जिसमें सरकार को झुकाएं। और कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि फला मंत्री हमको सूट नहीं कर रहा है, इसको हटाना है तो एक धरना आयोजित करवा दो, 15-20 दिन बवाल रहेगा, उसके बाद मंत्री इस्तीफा दे देगा। तो दोनों तरह के संकट अब देश के सामने आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये कॉकरोच जनता पार्टी का मामला निपटा नहीं अभी पूरी तरीके से कि एक आरक्षण को लेके एक नया कार्यक्रम शुरू हो गया है। जैसे कॉकरोच वाले जन्मे थे, ठीक वैसे ही वो 3-4 दिन से जन्म ले लिया है। सोशल मीडिया पर उनके भी हैंडल बनने लगे हैं, वो भी मिलियन बिलियन में जाने लगे हैं कुछ ही दिनों के भीतर। और वो भी कह रहे हैं कि जल्दी मिलते हैं जंतर मंतर पर। ठीक, तारीख भी हो गई। वैसे ही ये एथेनॉल 20 वाले लोग हैं, उन्होंने एक अलग गोत्र स्थापित किया राजनीति में। वो भी कह रहे हैं कि भाई एथेनॉल वाले सब लोग आ जाओ और जंतर मंतर पर मिलते हैं। तो ये एक कॉकरोच मॉडल ऑफ धरना, एक नया का स्कूल है एक तरह का विरोध प्रदर्शन का। अब इसमें कई लोग भर्ती होना चाहेंगे इस स्कूल में कि भाई जैसा इनने किया वैसे हम करें। और दूसरी बात क्या है कि उच्छृंखलता कई बार आदमी को बड़ा ल्योर करती है, उसको बहुत आकर्षित करती है। उसमें तमाम किस्म की कुंठाएं भी मिली होती हैं, तो आदमी और मस्त हो जाता है, नशे जैसी स्थिति में झूमता है। इस जो सीजेपी का आंदोलन था, जो धरना था जंतर मंतर पर, वो एक तरह का उन्मुक्त अभयारण्य भी बन गया था। माँ की गाली दो, बहन की गाली दो, गंदी से गंदी गाली दो, नई गाली दो, पुरानी गाली दो, जो किसी ने न सुनी हो वो गाली दो, माइक पे दो, कैमरे पे दो, मंच पे दो, दाएं दो, बाएं दो। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। ऐसा बनारस में एक वो अब तो नहीं होता, 10-15-20 साल 25 साल पुराने की बात बताता हूँ। होली पर एक कवि सम्मेलन होता था जिसमें गाली गलौज होती थी, लेकिन साल में एक ही दिन होता था। और उसका भी पहले से प्रचार हो जाता था कि भैया है हाँ कि जो ना सुनना चाहे वो उससे थोड़ा दूरी बरतें। लेकिन वो होली का मौसम होता था तो वो एक हास्य बोध के साथ होता था। यहाँ जो गालियां हुई, अब ये सबको अच्छा लगेगा कि यार वो बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बोले ये नारा घिसा पिटा लगाने में मजा नहीं आता। ये जो नए नए नारे जो जंतर मंतर ने गढ़े, मैं तो उनके जो लोग नारे गढ़ रहे थे उनकी रचना धर्मिता को भी प्रणाम करूंगा। कैसे कैसे अश्लील नारे 1-1 मिनट में गढ़ लिए। और एक कोई तेजस्वी बालक बालिका आता था और वो नया नारा गुंजा देता था, फिर वो चलने लगता था। तो मुझे लग रहा है कि वर्जनाओं से मुक्त अभियान भी इसकी एक देन है, इस जंतर मंतर एपिसोड की। अभी तक जो विरोध होते थे उनमें भी कुछ नियम कायदे होते थे। ये सारे नियम कायदे से परे विरोध, जिसको हम लोग बोले फ्री स्टाइल को, बिल्कुल जिसका जो मन रहा है, हाँ जो जैसे मनाए भगवान का नाम लेके, कहीं कोई रोक टोक नहीं। पुलिस के सामने गाली देने का मन हो पुलिस के सामने दो, लगे पुलिस के सामने मन नहीं भर रहा तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने दो। आर्मी थी नहीं तो आर्मी के सामने भी देने की सुविधा रहती। हाँ
मतलब आप पुलिस के साथ अश्लील वीडियो बनाना चाहते हैं, पुलिस को जलील करते हुए, तो वैसा बना लीजिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस को जलील करते हुए बनाना चाहते हैं, वैसा बना लीजिए। अच्छा, हम लोगों ने इसमें एक चीज और देखा, चाहे वो लड़कियां हो या लड़की हो, वो अपना सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं और उनके साथ आप क्या कहेंगे, इस पे क्या कहेंगे, पुलिस वालों के साथ, मतलब पहले तो ये डर रहता था लोगों के बीच में कि उनको नहीं रखना है वीडियो में या फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है। अब तो वो ठीक है, जिसके उसमें बैकग्राउंड में जितने पुलिस वाले होंगे वो उतनी अश्लील बातें बोले। भाई एक वीडियो में देख रहा था, एक बच्ची कह रही है कि मैं गई तो विरोध करने थी, लेकिन वहाँ एक जो पुलिस वाला ड्यूटी पे लगा था, मेरा दिल उसी पे आ गया। हाँ, ठीक है ना। तो ऐसा विरोध प्रदर्शन भारत में कभी नहीं देखा, इसलिए जो नहीं जा पाए वो भी कह रहे कि एक बार और हो तो हम भी जाना चाहिए था, है ना। उनकी भी आत्मा छटपटा रही है कि हे प्रभु, ऐसा आनंद की वर्षा हुई और हम उस आनंद को प्राप्त करने से वंचित रह गए। भारत की किसी भी पीढ़ी ने ऐसा विरोध देखा ही नहीं था। लोग गाली गलौज करते थे तो अपने एक छोटे से दोस्तों के दायरे में, हाँ, या गाली गलौज करते थे तो घर में कर लेते थे ताकि बाहर चीजें नहीं जाए। और होता क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को भी हमको समझना चाहिए। जब हम जानते हैं कि सामान्य जीवन में हम पर पुलिस का सिपाही भी हावी है, हाँ, ठीक। मान लीजिए जो बच्चे वहाँ गाली दे रहे थे कूद कूद के, और वो भी बहुत गंदी गाली कमर के नीचे, तो उनके पिताजी को अगर सिपाही भी थाने बुला लेगा तो पिताजी के हाथ पैर कांपने लगे। हाँ, बेटा कितना भी क्रांतिकारी हो जाए वहाँ, हाँ, ठीक। तो लेकिन जब वो इस नई पीढ़ी को ये समझ में आया कि भाई हम देश के सबसे ताकतवर आदमी को गाली दे रहे हो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, हाँ, तो वो चीजें हिस्टीरिया के दौरे में तब्दील हो गई। फिर एक कंपटीशन हो गया कि तुमने कितनी गंदी गाली दी और कितनी गाली दी, बोले हम तुमसे ज्यादा देंगे। हम लोगों ने देखा, मतलब उसमें कोई मुद्दे की बात नहीं हो रही थी। इवन जो मोदी को गाली दे रहे थे वो भी नीट की फुल फॉर्म नहीं जानते थे, इसका मतलब है मुद्दे पर तो आए नहीं। उन्होंने देखा कि गुरु गाली का महाकुंभ चल रहा है, अपन भी चल के कुछ गोता लगाओ। बहुतों से पूछा गया कि आपने नीट दिया, बोले नहीं। नीट का मतलब जानते नहीं, बोले आप अभी अच्छा छोट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बोले जी। तो बोले सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या, बोले नहीं पता, लेकिन मोदी की ऐसा, मोदी का वैसा। तो ये जो भाव है ना, इसने बड़ी विचित्रता पैदा की। और मुझे लग रहा है कि एक देश के तौर पर ये आप लाख कहिए कि जी ये जैन जी है या जो भी है, विरोध के आधार पर ही होना चाहिए, तर्क के आधार पर ही होना चाहिए, तथ्य के आधार पर ही होना चाहिए। एक, और विरोध करने के लिए गाली देना जरूरी कतई नहीं। गाली उन्हीं के पास होती हैं जिनके पास तर्क नहीं होते। सर एक सवाल और, क्योंकि अब ये पूरा ट्रेंड चल रहा है और जब ऐसी चीजें हुई तो हम लोगों ने देखा प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को कहा कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाओ। ऐसे में सवाल उन लोगों के लिए, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, जितनी भी पार्टी के दिग्गज हैं जो बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं, वो सब पुरानी राजनीति के हैं, तो क्या उनको भी अब राजनीति अपनी बदलनी चाहिए? उनकी राजनीति पर भी इस जंजीस को लेकर के संकट है? देखिए, हमारे देश में एक पुरानी कहावत है कि बूढ़े तोता राम राम नहीं कहते, ठीक है ना, नहीं सीखते। तो एक शेर था बड़ा प्रसिद्ध कि उम्र तो सारी कटी इश्क के बुता में मोमिन। मोमिन का बहुत प्रसिद्ध शेर है कि इश्क तो उम्र तो सारी कटी इश्क के बुता में मोमिन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो अब खड़गे साहब जैसे लोग हैं, उम्र के चौथे चरण में हैं, अब वो क्या जैन जी और जैन सी बनेंगे? कट गई जैसी कटनी थी। मुझे संकट दूसरा दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि जैन जी से मैच करें हम, इसकी होड़ में कहीं हास्यास्पद ना हो जाए नेता। आप मैच नहीं कर सकते। 75 साल के मोदी जी और 85 साल के खड़गे जी 15 साल वाले से कैसे मैच कर जाएंगे? और अगर उसके जैसा बोलना शुरू करेंगे तो हास्यास्पद हो जाएंगे। हाँ भाई ऐसा बाबा और पोते की वाणी भाषा में कुछ तो अंतर रहेगा ना, हाँ। 3 पीढ़ी का। इसलिए ये जो
ज़्यादा नया वो एक कहावत थी कि नया मुसलमान प्याज ज़्यादा खाता है। हाँ। भारत की कहावत है ये। हालांकि प्याज तो सभी खाते, क्या मुसलमान क्या हिंदू, लेकिन कहावत बनी। वैसे ही ये जैन जी के मोह में मुझे लग रहा कहीं बड़े बूढ़े नेता जो है वो अपनी भद्द न पिटवा बैठे। आप जैन जी नहीं हो सकते। और एक समय में एक सी ही धारा नहीं बहती, कई धाराएं बहती हैं राजनीति में भी। इसलिए इस होड़ का भी कोई अर्थ नहीं है कि सारे लोग जैन जी हो जाओ, वर्टिकल वीडियो बनाओ और डालो दिन में 5, 7, 10। ऐसा जरूरी नहीं भाई। ये जो जैन जी की जो पीढ़ी है, इसके घर में माता पिता भी हैं। बिना माता पिता के तो आई नहीं पीढ़ी। उसके माता पिता भी आए हैं इस धरती पर, इसलिए उनके माता पिता भी होंगे। ठीक ना? तो ये भी तो पीढ़ियों के साथ रह रही है ना। ये क्या आकाश मार्ग से आई है? नहीं ना। तो आप क्यों नहीं रह सकते? मैं देख रहा हूं सारे बड़े बूढ़े जैन जी बनने के चक्कर में निकल पड़े। हाँ। तो उसमें आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैंने एक उदाहरण दिया, जैन जी के घर में माता पिता की एक पीढ़ी है और एक उनके माता पिता की पीढ़ी है। हाँ। बाबा दादी और नाना नानी की वो भी पीढ़ी है ना, जिंदा है। आप उसमें से देखिए आप कहाँ फिट बैठते हैं। माता पिता वाली पीढ़ी में फिट बैठते हैं तो वैसा, या उसके नाना दादा में फिट बैठते हैं तो वैसा। और एक पीढ़ी ऐसी है जो समवयस्क है लेकिन 5-7 साल का फर्क है भाई बहन में, बहन भाई में। हाँ, है ना। हाँ। एक पीढ़ी एक है लेकिन फिर भी 5-7 साल का फर्क है। तो वो सब लोग जब एक घर में रह रहे हैं एक व्यवस्था में, तो वैसे ही राजनीति में भी ऐसा हो सकता है। नए उम्र के लोगों को भारत के राजनीतिक स्पेस में ज्यादा जगह दीजिए, ये जरूरी है। खुद नई उम्र का मत बनिए भाई। आप माइकल जैक्सन जैसे कपड़े पहनने लगेंगे तो जैन जी नहीं हो जाएंगे ना। नहीं। मुझे डर लग रहा है राजनेता कहीं जैन जी के मोह पाश में कहीं माइकल जैक्सन जैसे कपड़े पहन के नहाने जाने लगे। कल को वो तस्वीरें हरी पैंट और लाल शर्ट और कैप, बोले हम जैन जी हैं। ये हास्यास्पद परिस्थितियां होंगी। पार्टियों को अपने लीडरशिप के उसमें बदलाव करना होगा। एक पायदान रखिए सिर्फ नई पीढ़ी के लोगों के लिए, उसमें तय करिए कि 18 से 30 साल तक के ही लोग रहेंगे। उनको ताकत दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। किसी भी पार्टी के पास नेतृत्व की श्रृंखला में 18 से 30 का कोई आदमी नहीं। एक आध कहीं अपवाद हो तो नहीं कह सकता, किसी के पास नहीं। आप कैसे जुड़ेंगे जैन जी से? 85 साल का आदमी कह बेटा हम ही को जैन जी मान लो, ऐसा कैसा हो जाएगा? उन्होंने तुम हमारी कसम हम ही को मान लो, नहीं ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, उसकी अलग है, और अच्छा खासा फर्क भी है। ऐसा तो संभव ही नहीं है। बायोलॉजिकल चार्ट को आप नकार नहीं सकते ना, वो तो दुनिया में कोई भी नहीं नकार सकता। इसलिए बेहतर हो कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, आरजेडी हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, वो अगर नई पीढ़ी के साथ खड़ा होना चाहती है तो नई पीढ़ी के हाथ में नेतृत्व दीजिए। नेतृत्व अपने हाथ में रखना चाहते हो और फिर कहते हो कि जैन जी आ जाओ, मैं भी जैन जी हूं, नहीं चलेगा। उसके हाथ में ताकत दीजिए। आप अपने युवा मोर्चे का अध्यक्ष भी तो 40 साल के लपेटे का बनाते हो, वही जैन जी बना दो। हाँ। नहीं बनाते ना, नहीं देखा ही नहीं लोगों ने। विद्यार्थी परिषद के भी जो लोग हैं उसमें देख लीजिए कोई जैन जी है नहीं, बड़े बूढ़े हैं सब, यानी कब से वरिष्ठ नेता के तौर पर चल रहे हैं। वहां भाई अगर मोदी जी जैन जी से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा सुझाव ये होगा, भारतीय जनता युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसमें 50% जैन जी भर्ती कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो सारी सर्कल पूरी पार्टी जैन जी हो जाएगी। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं वो तोते का रंग का पैंट और खूनी शर्ट पहन ले, तो उससे आप भोड़े लग सकते हैं, जैन जी नहीं होंगे। इसलिए जो हो नहीं सकते उसके होने की कोशिश मत करिए।
सर एक आखिरी सवाल है, एक तो E20 जो आंदोलन है रिलेटेड, इसका मसला सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है। एक आरक्षण वाला मामला, आरक्षण हटाओ आंदोलन, तो क्या अगर ये सारे आंदोलन होते हैं मान लीजिए जंतर मंतर पर, तो आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर के क्या देश दो भागों में बढ़ जाएगा? एक आरक्षण हटाओ और एक आरक्षण चाहिए। देखो, आरक्षण पर सबसे बड़ा संकट जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वो ऐसा आंदोलन होगा जिसमें छोटी बड़ी कोई राजनीतिक पार्टी उस आंदोलन के साथ नहीं खड़ी हो सकती कि आरक्षण हटाओ, कोई नहीं खड़ी हो सकती, कोई भी नहीं। उसके पक्ष और विपक्ष में जनता ही होगी। हाँ, जनता बिल्कुल बट जाएगी। आरक्षण रहना चाहिए वो धड़ा, और आरक्षण जाना चाहिए वो धड़ा। वो समय भारत के लिए सामाजिक तौर पर बहुत कष्टपूर्ण होगा और सामाजिक टकराव चरम पर होगा उस वक्त। मतलब जो स्थिति मंडल के समय हमने देखी थी कि आत्मदाह हुए और देश भर में आग लगी, वैसी ही परिस्थिति जिसको हम लोग सिविल वॉर बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं, वैसी परिस्थिति भी बन सकती है अगर चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं किया गया। क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में अगर सबसे ज़्यादा कोई ज्वलनशील शब्द है तो वो आरक्षण है। आरक्षण का आ भी कोई बोलेगा तो आग लगेगी। इसलिए वो खतरा बड़ा है। एथेनॉल में उतना करंट नहीं है ना, एथेनॉल से उतना करंट नहीं है ना, अभी उतनी बात लोगों की समझ में आई है। लोग कह रहे काम चल रहा है यार, ज़्यादा ड्रामा ना करो, जो है जो मिल रहा है उसी से चलने दो। ये भारत है, ये मिट्टी का तेल से लेके डीजल तक किसी से भी कुछ भी चला लेता है, जुगाड़ भी कर लेता है। वो विषय नहीं है। एथेनॉल उतना पब्लिक को टच नहीं करेगा, लेकिन आरक्षण ऐसा विषय है जो हर किसी को छुएगा। कोई इसके विरोध में खड़ा होगा, कोई इसके समर्थन में। जो विरोध में खड़ा होगा वो भी लठ लेगा, और जो समर्थन में खड़ा होगा वो भी लाठी लेके खड़ा होगा। वो हिंसक हो सकता है, वो विभाजक आंदोलन हो सकता है, वो देश में गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी। अगर इससे रिलेटेड या बाकी के भी कोई सवाल हैं और उसका जवाब आपको सर से जाता है, कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं।